बच्चों, क्या हाल चाल है? कैसे हैं आप सब लोग? कैसे चल रही है आपकी स्टडीज? तो बच्चों, जैसे अभी एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है और हम सब यही चाहते हैं कि हमारे मार्क्स जो है वो 90 प्लस आए, और या तो फिर हमने जितनी मेहनत की है उतनी मेहनत का फल हमें ज़रूर मिले। तो बच्चों, एक बात ना गांठ बांध लो कि अगर ज़िंदगी में आप कुछ पाना चाहते हो तो यही वक्त है कुछ खोने का। और आपके समय में खोना मतलब कि डिस्ट्रैक्शंस, इंस्टाग्राम्स, मोबाइल गेम्स, घूमना फिरना, बर्थडे पार्टी, ये सब। अगर हम बस कुछ महीनों के लिए, कुछ महीने भी नहीं बाकी है, ठीक है, लाइक 1 या 1.5 महीना है, अगर इस टाइम में हम अगर इन सब चीज़ों को दूर कर दें तो सफलता को हम लोग आसानी से छू सकते हैं। तो चलो बच्चों, उसी सफलता की दौर पर आज हम कर रहे हैं पेपर 6 सेक्शन बी, और देखते हैं कि एसएसटी के अंदर क्या क्या सवाल हमसे पूछे गए हैं और समझते हैं हर एक सवाल को डिटेल में। सो क्या कह रहा है 25 नंबर क्वेश्चन, विच आर द थिंग्स दैट आर इंक्लूडेड इन आवर कल्चरल हेरिटेज। ठीक है, कल्चरल हेरिटेज में कौन कौन सी चीजें आती है। अब कल्चर मतलब कि समझ लो कि मैन मेड चीजें जो हम बनाते हैं, ठीक है, तो इसके अंदर पैलेसेस आ जाएंगे, स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं, स्टोन इंस्क्रिप्शंस आ जाते हैं, स्तूपास, टेम्पल्स, मॉस्क आ जाएंगे, मॉन्यूमेंट्स जो भी हम देखते हैं, ठीक है, आर्ट वर्क, लिटरेचर, हमारे रहने का तरीका, लाइफस्टाइल, मतलब कि इन शॉर्ट सारी सारी चीज़ें जो भी मैन ने क्रिएट की है। ठीक है, तो ये कल्चरल हेरिटेज इज नथिंग बट द इनवैल्यूएबल गिफ्ट फ्रॉम आवर एंसेस्टर्स। ठीक है, जो हमें हमारे पूर्वजों से मिले हैं। हमारे पूर्वजों ने उस दौरान, ठीक है, जो भी लिखावटें, कि आज अगर हम बात करते हैं वेदास की, तो उन्होंने लिखा है, तो वो वेदास से हमें कुछ ज्ञान मिलता है। ठीक है, उपनिषद्स आ गए, एपिक्स आ गए, तो इन सब चीज़ों का होता है। ठीक है, जो भी हम देखते हैं हमारे यहाँ पे जो केव्स है, अजंता एलोरा केव्स आ गए, ठीक है, ताजमहल आ गया, सब कुछ चीज़ें, ठीक है, तो जो भी इंसान के द्वारा बनाई गई चीज़ें हैं उसको हम कहते हैं कल्चरल हेरिटेज। ठीक है बच्चा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन आवर 2 फंडामेंटल ड्यूटीज एज लेड डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ हेरिटेज। हेरिटेज को प्रिजर्व और कंजर्व करने के लिए हमें 2 ऐसी ड्यूटीज बतानी है जो लिखी गई हैं। तो देखो, आर्टिकल 51A जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर ड्यूटीज बताई गई है, जिसमें 3 आर्टिकल्स में दिया गया है, 6 आर्टिकल, 7th और 9th। और ये आपको बेसिकली बताता है कि किस तरीके से हम हमारे हेरिटेज को प्रिजर्व और कंजर्व कर सकते हैं। इन्होंने 2 ड्यूटीज बोला, मैंने आपको 3 के 3 बता दी, फिर आपको जो 2 लर्न करने लर्न कर लेना। 3 मार्क के लिए भी इसको प्रिपेयर कर लो तो आपके तीनों लर्न कर सकते हो। सो वेल, ड्यूटीज क्या है? सबसे पहले टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ आवर हार्मोनियस कल्चर एंड प्रॉस्पेरिटी, अंडरस्टैंड हाउ टू प्रिजर्व इट। ठीक है, सबसे पहले तो सोचो समझो। ठीक है, क्या समझना है बेटा? आपको ये समझना है कि हमारा जो कल्चर है वो कितना हार्मोनियस है, भाईचारा, ठीक है, सब कुछ मिलजुल के करना, कितना प्रॉस्पेरस है, उसको समझोगे तो ही तो उसको प्रिजर्व करोगे ना। ठीक है, किसी भी चीज़ की समझ अगर हमें होगी तो ही तो उस चीज़ के लिए हमारे मन में आस्था आएगी, फीलिंग्स आएंगी, इमोशंस आएंगे, और फिर हम उसको प्रिजर्व करेंगे। सीधी सी बात है। ठीक है, सेकंड, टू मेंटेन द नेचुरल एनवायरनमेंट। अब जो नेचुरल एनवायरनमेंट है, जो कुदरत से हमें मिला हुआ है, फॉरेस्ट हो गए, बर्ड्स हो गए, एनिमल्स हो गए, टैंक्स, रिवर्स, पॉन्ड्स, ये सब चीज़ों को भी प्रिजर्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि हम ह्यूमन बींग्स का नेचर क्या होता है ना, फ्री में मिलती हुई चीज़ की हमें कदर नहीं होती है। ठीक है, और आज का अगर आप सिनेरियो देखो तो शायद हमने वही चीज़ किया हुआ है। इसके लिए हमें इतना ज़्यादा पॉल्यूशन जो है और इतना ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग एंड द डिग्रेडेशन ऑफ क्वालिटी ऑफ एयर, वाटर अपन को देखने को मिल रही है। तो ये ड्यूटी है हमारी कि हमें फ्री में मिली, बट वो फ्री में हमारे लिए एक ब्लेसिंग की तरह है जो कुदरत से मिला है, तो उसे हमें बिल्कुल आराम से प्रिजर्व करके रखना है। तीसरा है, they should be compassionate towards the living creatures to protect public property and giving up violence। ठीक है, अब लिविंग क्रिएचर्स देखो बेटा, हम में से बहुत सारे होंगे भी याद है एनिमल लवर्स, नो डाउट। ठीक है, बट कुछ ऐसे इंसान भी होते हैं जो एनिमल्स को अच्छे से बिहेव नहीं करते। ठीक है, बेचारा कुत्ता, लाइक एक डॉग बेचारा कहीं में सड़क पे बैठा होगा, ठीक है, जानबूझ के यहाँ तो वो गाड़ी ऐसे घुमाएंगे कि वो बेचारा डर जाए, डर के दूर चला जाए। या तो हम जबरदस्ती हट हट करेंगे या लाठी उसको दिखाएंगे, या कुछ छोटे से बच्चे होते हैं ना, नादान होते हैं, उनको पता नहीं होता। ठीक है, पेरेंट्स की थोड़ी सी ड्यूटी बनती है कि उनको समझाना चाहिए, चलते चलते पत्थर उठा के फेंक देंगे उनके ऊपर। तो दे आर द लिविंग क्रिएचर्स। ठीक है, ये सब चीज़ें हम नहीं कर सकते उनके साथ। जितना धरती पे हमारा इम्पोर्टेंस है उतना ही उनका भी इम्पोर्टेंस है। ओके, तो ये सब चीज़ें हमारी ड्यूटीज़ में आती हैं और इसको हमें कंजर्व करना चाहिए, प्रिजर्व करना चाहिए। अगर आपके सामने से कोई घटना घटती है तो प्लीज़ टेक
स्टैंड, और आप ऐसा कुछ ज़रूर कीजिएगा जिसकी वजह से सामने वाले को पता चले कि वो इंसान गलत कर रहा है, फिर वो हमारे घर में ही क्यों ना हो या हमारे आसपास में ही क्यों ना ऐसा इंसान रहता हो। समझाना हमारा काम है। एंड टू प्रोटेक्ट द पब्लिक प्रॉपर्टी, उसको भी प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है, ठीक है। आप देखते हैं नई नई चीज़ें, सॉरी टू से दिस, जैसे अभी न्यूज़ में आया कि वो अटल ब्रिज, अटल सेतु वो जो खुल गया था, ठीक है, तो बस एक ही दिन के अंदर लोगों ने वहाँ पे पान की थूके कर ली, कचरा फेंक दिया। ये पब्लिक प्रॉपर्टी है, अगर हम उसकी देखभाल नहीं करेंगे तो कौन करेगा? अगर हमारे लिए है तो हमें तो उसकी देखभाल करनी है ना। तो ये चीज़ें भी हमारी ड्यूटी में आती है कि हम हमारे देश की सड़कों को स्वच्छ रखें, खराब ना करें। एंड गिविंग अप द वायलेंस, ठीक है। आते जाते लोग बस थोड़ा सा अगर गाड़ी टकरा जाती है या कोई किसी के रास्ते में आ जाता है तो झगड़ने लगते हैं, ठीक है, किसने कुछ बोल दिया तो झगड़ने लगते हैं। तो ये सब नहीं करना है, प्यार से भी बहुत सारी चीज़ें डील हो सकती हैं और होती भी हैं। तो दैट आर आवर ड्यूटीज। आई होप समझ में आ गया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पर। नेम द राइटर्स ऑफ संगीत रत्नाकर एंड संगीत परिजत, ठीक है। क्या राइटर्स के नाम क्या? तो संगीत रत्नाकर के राइटर का नाम है पंडित सारंगदेव ऑफ दौलताबाद, जो देवगिरी, ठीक है, उस टाइम पे बोला जाता था। उन्होंने संगीत रत्नाकर लिखी है और इनका म्यूजिक साउथ और नॉर्थ इंडिया में काफ़ी प्रचलित है, काफ़ी फेमस है। फिर हम बात करते हैं संगीत परिजत। इनके जो लेखक है वो है पंडित अहोबले, जिन्होंने संगीत परिजत लिखा था 1665 में, और ये ज़्यादातर नॉर्दर्न हिंदुस्तानी म्यूजिक के ऊपर बेस्ड है, और इनकी बहुत सारी किताबें जो है वो लिखी हुई हैं म्यूजिक के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट अबाउट द टाइप्स ऑफ क्लासिकल डांसेस अलॉन्ग विद द प्लेस ऑफ ओरिजिन, ठीक है। तो डांसेस वाले अब कहाँ पे वो कहाँ से आई हैं। भरतनाट्यम, तो भरतनाट्यम जो है वो डांस स्टाइल है जो तंजौर डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु से आई है, ठीक है। बेसिकली आपको इतना ही लिखना है, बट फिर भी मैंने थोड़ा बहुत आपको डिटेलिंग दिया हुआ है समझाने के लिए, ठीक है। लर्न आप वहीं तक ही कर लेना, बट अगर ये क्वेश्चन ज़्यादा मार्क में आता है तो यू शुड नो। ओके, जैसे कि नृत्य शास्त्र, ओके, नृत्य शास्त्र जो है वो भारत मुनि जी ने लिखा है। एंड अभिनव दर्पण, वो नदीकेश्वर, ये दो किताब जो है वो भरतनाट्यम के ऊपर है। फिर कुचिपुड़ी 15वीं सेंचुरी में ओरिजिनेट हुई थी, और ये आंध्र प्रदेश से प्रचलित है काफ़ी, जहाँ पर डांस के अंदर वुमेन जो है वो वुमेन की ब्यूटी को डिस्क्राइब किया जाता है, ठीक है। फिर बात करते हैं कथकली, फेमस डांस ऑफ केरला, ठीक है। अब कथा मतलब कि एपिक, ठीक है। तो बेसिकली रामायण और महाभारत के ड्रामास को, ठीक है, कथकली के डांस फॉर्म में प्रेजेंट किया जाता है। फिर बात करते हैं हम लोग कथक जो है वो नॉर्दर्न इंडिया से ओरिजिनेट है। ओके, इट इज डेवलप बाय द श्रृंगार भक्ति, श्रृंगार मतलब तैयार होना, ठीक है। तो ये बेसिकली वैष्णव कम्युनिटी जो है नॉर्थ इंडिया की, वो इसको काफ़ी ज़्यादा उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट डांस फॉर्म है। मणिपुर की बात करते हैं तो मणिपुर ओरिजिनेट फ्रॉम द मणिपुर, ठीक है, वहीं से आता है जो ईस्ट इंडिया में है। ये बेसिकली रासलीला और बाल लीला, जो श्री कृष्ण की डांस है ना, रासलीला बचपन में जो वो बाल लीला करते थे, ठीक है, नटखटपन करते थे, रासलीला गोपियों के साथ जो है वो डांस करते थे, तो उसके बारे में पूरा ही डांस रहता है। ये मैंने आपको पिक्चर्स दिए हुए हैं, ठीक है। कई बार क्या होता है ना, पिक्चर्स देखते हैं ना तो थोड़ा सा एग्जाम में भी याद रहता है कि हाँ भरतनाट्यम हमने कुछ देखा तो था। तो मैंने जिस पिक्चर दिए हुए हैं 2-3 डांस फॉर्म दूसरे भी है जो अपने टेक्स्ट बुक में नहीं है, तो एक बार ज़रूर देख लीजिएगा ये डांस फॉर्म्स, ठीक है। वीडियो थोड़ा पॉज करके तो थोड़ा सा आपको समझ में आएगा और पिक्चर दिमाग में बैठ जाएगी। कथकली डिफरेंस देख सकते हैं आप, ठीक है। मणिपुर डांस, भरतनाट्यम, ठीक है, इस तरीके से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव इंट्रोडक्शन ऑफ द वर्ड्स कुमिन एंड गर्भ, ठीक है। कुमिन और गर्भ का मतलब क्या है? कुमिन मतलब क्या? द प्लेटेड ग्रीन कलर पेटीकोट इज नोन एज कुमिन विच इज टू बी वेयर इन द मणिपुर डांस फॉर्म। पिक्चर दिखाओ, पहले वाला देखो, ये वाला जो मणिपुर है ना, ये जो पूरी नीचे से स्कर्ट पहनते हैं ना यूं, ठीक है, बिल्कुल ऐसे स्टिफ होती है और पूरा प्लेट्स बने होते हैं, ठीक है, जिसको अपन चुन्नट बोलते हैं हिंदी में। तो सारे प्लेट्स बने होते हैं, ग्रीन कलर की ज़्यादातर ये रहती है। तो कुमिन का मतलब वो होता है। और गर्भ मतलब कि गर्भ एक्चुअली होता है मदर का वॉर्म, ठीक है। तो गुजरात के अंदर मदर के वॉर्म को हम रिप्रेजेंट करते हैं एज अ कुंभ मतलब कि मटका, ठीक है। तो गर्भ दीप या तो फिर गर्भ दिया, है ना, लैम्प। अब इसके अंदर जो डांसर्स होते हैं वो मटका जो रहता है उसमें होल्स रहते हैं, उसमें दिया जलाया जाता है, उसको सर पे रख के वो डांस करते हैं। बेसिकली इज नथिंग मतलब नवरात्रि, ठीक है। तो हम जो 9 दिन का डांस करते हैं माँ अम्बे के इर्द गिर्द जो पूरा घूमते हैं, ठीक है, तो दैट इज द गर्भ। तो गर्भ मतलब कि दिया,
ठीक है, मटके में रखा जाने वाला दिया, तो मटके को अपन गर्भ कहते हैं, ठीक है, और नीचे दिया जलाते हैं। वेल, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया हैज़ बीन अ लैंड ऑफ पिलग्रिमेजेस सिंस एशियन टाइम, ठीक है, यहाँ एक्सप्लेन करो प्लेसेस ऑफ पिलग्रिमेज इन इंडिया, ठीक है, कि कौन कौन से जो तीर्थ स्थल है अगर वो बोले तो कौन कौन से हैं। तो वेल, इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ पिलग्रिमेज इन सिंस एशियन इंडिया, ठीक है, और हमें पता है कि शुरू से, ठीक है, लोग जो है वो तीर्थ यात्रा पर निकल जाते हैं, ठीक है। तो जैसे कि हम बात करते हैं द जर्नी ऑफ चार धाम पता है ना, ठीक है। फिर अभी चार धाम कौन कौन से मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, केदारनाथ ये सब कुछ, ठीक है, वो आप मुझे बताओगे टोटल चार धाम कौन से होते हैं। फिर आते हैं हमारे पास 12 ज्योतिर्लिंगास, ठीक है, 12 ज्योतिर्लिंग है हमारे यहाँ पे, जिसके अंदर बद्रीनाथ आ गया उत्तराखंड में, ठीक है, रामेश्वरम तमिलनाडु में, द्वारका गुजरात, जगन्नाथपुरी उड़ीसा, इस तरीके से रहता है। दूसरे अगर बात करते हैं तो मोर ओवर 51 शक्तिपीठ हैं एंड अमरनाथ यात्रा इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है ना। शक्तिपीठ क्या होते हैं बेटा, बेसिकली ये कहा जाता है कि जब शिव जी की जो वाइफ थी सती, ठीक है, तो जब उनका देहांत हुआ था तो उनकी बॉडी लाइक विष्णु जी के उनकी बॉडी को टुकड़ों में बांटा गया, ठीक है। तो वो कहानी बहुत लंबी, मैं कुछ और बता रही, ठीक है। तो वो टुकड़े जहाँ जहाँ पे गिरे ना, ठीक है, तो वहाँ कहीं पे आंखें उनकी गिर गई, कभी कहीं पे गया, तो पूरे धरती पर जहाँ जहाँ पर भी वो गिरे थे ऐसे 51 जगहें थी और 51 शक्ति पीठ रहती हैं, जिसमें से एक हम जाते हैं अम्बे माता का मंदिर जो हमारा है, ठीक है, वहाँ पे। तो एक तो शक्तिपीठ वो है और ऐसे बहुत सारे हैं। भाई, इंडिया इज अ ट्रेजर हाउस ऑफ रिच कल्चरल हेरिटेज। इसके लिए टूरिस्ट जो है वो इंडिया से लाइक अब्रॉड से भी इंडिया में आते हैं हमारे यहाँ का आर्किटेक्ट देखने के लिए। तो इससे एक तो इकोनॉमिक फ़ायदा भी हो जाता है हम लोगों को, सीधी सी बात है कि टूरिज्म इंडस्ट्री अच्छे से ग्रो होती है इंडिया के अंदर। टोटल 32 मॉन्यूमेंट्स हैं इंडियन कल्चर में नेचुरल हेरिटेज, जिसमें, ठीक है, जिसमें अगर हम बात करें तो कुछ जो है वो यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी डिक्लेयर कर दिया गया है। तो दैट इज ऑल अबाउट द पिलग्रिमेजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड स्वामी विवेकानंद से अबाउट द रिलीजन एट द वर्ल्ड रिलीजन कॉन्फ्रेंस, ठीक है, वर्ल्ड रिलीजन कॉन्फ्रेंस में स्वामी विवेकानंद जी ने क्या कहा था। तो ये कॉन्फ्रेंस हुआ था शिकागो में, यूएस में। उन्होंने कहा था कि आई एम प्राउड टू से दैट आई प्रेजेंट द रिलीजन दैट हैज टॉट द लेसन्स ऑफ टॉलरेंस, कंपेंसेशन, यूनिवर्सल फ्रेटर्निटी, ब्रदरहुड टू द वर्ल्ड, ठीक है। वो कह रहे हैं कि मुझे गर्व है कि मैं उस देश का वासी हूँ या मैं उस रिलीजियस को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ जिस धर्म ने ना रिलीजन ओके, तो जिसने मुझे सिखाया है टॉलरेंस मतलब सहन शक्ति रखना, कंपैशन रखना, फ्रेंडशिप रखना, ठीक है, यूनिवर्सल फ्रेटर्निटी, ब्रदरहुड, हर कोई हमारा भाई है, ठीक है। हम लाइक वी नो इंडिया इज सेकुलर कंट्री, ठीक है, हम कोई भी जात पात और कास्टिज्म में नहीं आते हैं, हम सबको सेम इक्वलिटी के पास की नज़र से हम सबको देखते हैं। तो ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट उन्होंने दिया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, राइट अ नोट्स ऑन अबाउट द वाइल्ड लाइफ ऑन वर्ज ऑफ एक्सटिंक्ट, ठीक है। वाइल्ड लाइफ, ठीक है, जो खत्म होने के तागार पर है, उसके बारे में हमें बताना है। तो देखो, मैनी बर्ड स्पीशीज विच आर इजीली सीन इन इंडिया फॉरेस्ट आर नाउ हार्डली सीन, ठीक है, मुश्किल से दिखाई देते हैं, जैसे वल्चर, डक विद द पिंक थ्रोट, क्रेन, आउल्स, ये कुछ हैं, ओके। जैसे कि चिलोत्रो, यहाँ किलोत्रो बर्ड, ओके, वंस अपीयर्ड वाइड स्प्रेड इन अरुणाचल ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया इज नॉट सीन इजीली, ठीक है। कहाँ, अरुणाचल प्रदेश में ये दिखता ही रहता था। ये मैंने आपको पिक्चर देख के रखी है ताकि आपको थोड़ा सा याद है, ठीक है। वल्चर वगैरह तो आपको याद लाइक पता चला, गिद्ध जिसको हम कहते हैं हिंदी में, क्रेन्स पता है, तो इसलिए मैंने उनकी पिक्चर आपको नहीं दी, ओके। तो ये आप पिक्चर देख सकते हैं, ये बर्ड अभी दिखता ही नहीं है। देयर इज अ डेंजर ऑफ सर्वाइवल टू द एलिगेटर्स, ठीक है, एलिगेटर्स जो फ्रेश वाटर में रहते हैं, क्रोकोडाइल का जो स्पीशीज होता है ना, ठीक, क्रोकोडाइल, तो वो अभी लाइक उनके लिए बहुत ज़्यादा डेंजर हो गया, वो भी इतने ज़्यादा बचे नहीं हैं, ओके। उसके अलावा हमारे यहाँ पर भी डॉल्फिन हुआ करती थी, अभी नहीं है या शायद बहुत कम है, ठीक है। तो गंगा रिवर में डॉल्फिन रहती थी, अभी हम डॉल्फिन देखने के लिए दूसरी कंट्रीज में जाते हैं, थाईलैंड वगैरह में डॉल्फिन देखते हैं, जबकि हमारे यहाँ पर भी डॉल्फिन थी पर हमने उनकी कदर नहीं की। और गंगा नदी आपको पता है पॉल्यूशन की वजह से बहुत ज़्यादा डिग्रेड हो गया पानी उसका, तो जिसकी वजह से डॉल्फिन का वहाँ पे सर्वाइवल जो है वो काफ़ी लाइक खतरे में आ गया है। द नंबर ऑफ सी टर्टल्स, ठीक है, सी टर्टल्स जो हैं जो उड़ीसा और गुजरात के इलाके में दिखती हैं, ठीक है, बट अब वो धीरे धीरे डिक्रीज होती जा रही है, अभी नहीं दिखती ज़्यादा। वाटरफॉल्स वंस फाउंड
फ्रीक्वेंटली नर्मदा, तापी, माही नदी में दिखते थे बट अब नहीं दिखते हैं। बहुत सारे ऐसे फॉरेस्ट एनिमल्स भी हैं, ठीक है, जो ऑलमोस्ट अगर हम देखें तो ख़त्म हो ही गए हैं या तो फिर होने के पॉइंट में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंशन द रीजंस फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ। ठीक है, वाइल्ड लाइफ इतना तबाह क्यों हो गया है, क्या उसके पीछे रीज़न है। तो देखो, सबसे पहले तो हम बात करते हैं ह्यूमन इंटरफेरेंस। ठीक है, हम लोगों ने उनके घरों में जा जाके, अब उनका घर क्या है, उनका घर है या पानी या फॉरेस्ट, ठीक है, यही घर है। तो हम लोगों ने फॉरेस्ट काटे तो उनका घर हमने उनसे छीन लिया, तो बेचारे कहाँ जाएंगे। ठीक है, तो इस हिसाब से क्या हो गया कि उनका जो सेटलमेंट था, वो हम जो नेचुरल हैबिटेट था वो हमने छीन लिया बाय मेकिंग इंडस्ट्रीज, ओके, फॉर द पेपर्स वगैरह के लिए प्लांट्स को काटना, बहुत सारी चीज़ हो जाती हैं। डिफॉरेस्टेशन मेन रीज़न है उनका एक्सटिंक्ट होने का। उसके बाद हम जैसे हम बात करें ओवर एक्सप्लोरेशन ऑफ फॉरेस्ट इन टर्म्स ऑफ इलीगल माइनिंग। ठीक है, जिसमें मैंने कहा ना कि फॉरेस्ट में जाकर पेड़ वेड़ काट लेना, माइनिंग करना, ये सब करना इलीगल। गवर्नमेंट सोच समझ के ही लॉ कानून पास करती है और उसके बाद जो लूप होल्स हो जाते हैं और जिसका फ़ायदा लोग उठा देते हैं, इसकी वजह से बेचारे जो एनिमल्स है वो भुगतते हैं। पोचिंग और इलीगल किलिंग तो आपको पता ही है, ठीक है, मतलब हंटिंग करना, बेसिकली बालों के लिए, उनकी या उनकी स्किन के लिए जो हंटिंग करते हैं, मेडिसिन वगैरह बनाने के लिए, कॉस्मेटिक्स वगैरह उनकी ही, ठीक है, उनकी लाइफ्स को अपन डेंजर में डाल के अपन क्रीम वगैरह जो भी है, ठीक है, जो भी बनता है। एयर, वाटर, सॉइल पोल्यूशन हो जाना, इसकी वजह से भी एनिमल्स जो हैं वो मरते जा रहे हैं। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट अबाउट मिक्का। ओके, अब इंडिया जो है वो मिक्का के प्रोडक्शन में फर्स्ट नंबर पे आता है। इट इज़ फायर रेजिस्टेंस, ठीक है, ये जल्दी आग नहीं पकड़ता है, इसकी वजह से बैड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी है। इसको हम लोग, ठीक है, इलेक्ट्रिकल गुड्स में भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिक मोटर्स, डायनामो, रेडियो, टेलीफोन, कार, स्टीमर्स, इन सब के अंदर। कौन से स्टेट्स प्रोड्यूस करते हैं, बिहार, झारखंड, आंध्र प्रदेश, राजस्थान। मिक्का जो है वो आपको कर्नाटका, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु में पाया जाएगा। इंडिया सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसर है, तो आप समझ सकते हैं कि ऑलमोस्ट काफ़ी सारे स्टेट्स जो है वो मिक्का के प्रोडक्शन को लेता ही होगा, मतलब वहाँ पे आपको मिलते ही होंगे। ठीक है, बेसिकली इंडिया सबसे लार्जर प्रोड्यूस कंट्री है, तो इसके लिए हम इसको कहते हैं मुस्कोवाइट मिक्का। ठीक है, ये वाला टाइप है मिक्का का जो इंडिया में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। नेक्स्ट, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन बायोगैस। बायोगैस क्या होता है, ठीक है, वो गैस जो प्रोड्यूस की जाती है बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ एग्रीकल्चर वेस्ट। ठीक है, एग्रीकल्चर वेस्ट हो जाते हैं, शुगर केन, जो गन्ने की रस निकल जाती है, फिर जो उसका बचता है ना रेसिड्यू, वो, ठीक है, बाकी कुछ वेजिटेशंस हो गए, काउडंग हो गया, ह्यूमन एक्सक्रीटा हो गया, ये सब मिलाकर, ठीक है, अच्छे से उसको हम ग्राइंड करते हैं, फिर एक बैक्टीरिया उसमें ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाता है, वो उन सबको डिकम्पोज करता है। डिकम्पोज करने के दौरान गैस रिलीज होती है, उस गैस को अपन कहते हैं बायोगैस। अब इस गैस के अंदर आपको मीथेन मिलेगा। मीथेन एक इन्फ्लेमेबल गैस है, इसके लिए हम उसको कुकिंग गैस में ज़्यादा अच्छे से यूज़ कर पाते हैं। आजकल आपके घरों में भी होगा, आपके आसपास के ऑलमोस्ट तो भी हर जगह ये चीज़ आई गई है, ठीक है, कि वो देखा होगा आपने, येलो कलर की पाइपलाइन आती है, तो जहाँ पर भी आपको येलो कलर की पाइपलाइन दिखे ना, दैट मीन समझना कि वो गैस की पाइपलाइन है जो डायरेक्टली कुकिंग गैस को आपकी किचन की तरफ प्रोवाइड करती है। कुकिंग गैस मिलने के बाद, ठीक है, जो अभी कुकिंग गैस हो गया, अब उसके बाद कचरा तो बचेगा ना, वो जो कचरा बच जाता है उसको हम लोग फर्टिलाइजर के तौर पे यूज़ करते हैं इन द खेती, ठीक है, एग्रीकल्चर में। तो ये हो गया एक नेचुरल फर्टिलाइजर। तो इससे क्या होगा ना, हमारे विलेजेस क्लीन रहेंगे, बायोगैस मिलेगी जो पॉल्यूशन फ्री है, ठीक है, कुछ पॉल्यूशन होगा नहीं, नेचुरल गैस है, इसके लिए आपको मिलती ही रहेगी, इसका कभी भी शॉर्टेज नहीं हो सकता है। इंडिया के अंदर उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा बायोगैस प्रोडक्शन है, उसके बाद फिर गुजरात सेकंड नंबर पे आता है। ओके बच्चों, चलिए नेक्स्ट, समझ में आ रहा है? आ रहा हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मैम आपका समझ में आया लेक्चर। आप कमेंट करते हैं तो हमें लगता है कि चलिए हमारी मेहनत सफल है और बच्चों को चीज़ें समझ में आ रही हैं, तो ज़रूर बताइएगा। और अगर बहुत अच्छा लगा हो तो आपके फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, चैनल वीडियो रिकमेंड कीजिएगा। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 34। गिव अ ब्रीफ इन्फॉर्मेशन अबाउट द केमिकल फर्टिलाइजर इंडस्ट्री। ठीक है, केमिकल फर्टिलाइजर इंडस्ट्री के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन देना है। तो पहली केमिकल फर्टिलाइजर फैक्ट्री इंडिया में स्टैब्लिश हुई थी 1906 में, कहाँ पे, रानीपत, तमिलनाडु में। ओके, द डेवलपमेंट ऑफ केमिकल इंडस्ट्री स्टार्टेड व्हेन, ठीक है, ये क्यों हुआ था, केमिकल इंडस्ट्रीज क्यों इतनी ज़्यादा बूम में आई या मार्केट में आई, वो इसकी वजह से जब फर्टिलाइजर्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया FCI स्टार्ट हुआ, तो इसकी पहली फैक्ट्री जो है वो सिंधारिन में
स्टार्ट की गई, जहाँ पे केमिकल्स बनाना शुरू हुआ, फिर वहाँ से केमिकल फर्टिलाइजर्स आए। केमिकल इंडस्ट्री आपको गुजरात में ज़्यादा दिख जाएंगी, बहुत ज़्यादा है ना, वो अपन बोलते हैं ना GIDC, आपने नाम सुना होगा, ठीक है। तो GIDC जो एरियाज होती है ना, वहाँ पे ऑलमोस्ट सारी सारी इंडस्ट्रीज होती है, उसमें ज़्यादातर जो है वो केमिकल इंडस्ट्रीज ही होती हैं। फिर तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पंजाब, केरला आपको दिख जाएंगे। गुजरात के अंदर आपको केमिकल फर्टिलाइजर्स की फैक्ट्रीज कलोल, कंडला, हजीरा, भरूच, वडोदरा, इन सब सिटीज़ में आपको दिख जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंशन द चैलेंजेस अगेंस्ट द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री तो बहुत बूम में थी हमारी, बड़ी जोर से चल रही थी, ऐसी तो क्या प्रॉब्लम आ गई। तो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो बहुत टफ कंपटीशन अभी उसके सामने आया है। क्यों? बिकॉज ऑफ द इनएडिक्वेट सप्लाई ऑफ बेस्ट वैरायटी ऑफ कॉटन, ठीक है। अपन कॉटन के लिए तो हम एक टाइम पे हमारे पास मोनोपोली थी, बट अब ठीक है, अब ये है कि कॉटन की क्वालिटी को लेकर, कॉटन की वी हैव द डिफरेंट क्वालिटीज़, ठीक है, उसको लेकर भी आ गया कि हम उतनी अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं। मशीनरीज ओल्ड हो चुकी हैं, इलेक्ट्रिसिटी का इरेगुलरिटी है, कंपटीशन आर्टिफिशियल फाइबर से ज़्यादा हो गया। क्योंकि कॉटन में तो क्या होता है ना, उसके रंग वंग उड़ जाते हैं और मतलब ज़्यादा लंबा नहीं टिकता ना, ड्यूरेबल नहीं होता। फायदे बहुत सारे होते हैं बट ड्यूरेबल नहीं होता। अब जैसे ही सिंथेटिक कपड़े आ चुके हैं तो ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा हो गई है, चीप पड़ जाते हैं, तो इसके लिए लोग ज़्यादातर सिंथेटिक क्लोथ्स की तरफ मूव हो गए हैं और लोकल ब्रांड्स ग्लोबल ब्रांड से कंपटीशन जो है वो ज़्यादा हो गया। तो ये सारे चैलेंजेस कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को देखने पड़ रहे हैं। इसमें आता है एक्स्ट्रा क्वेश्चन, द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री हैज़ फ्लरिश्ड मोर इन मुंबई एंड अहमदाबाद। मुंबई और अहमदाबाद में ज़्यादातर आपको कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री देखेंगी। क्यों? अभी भी आप देखो ना, तो मुंबई, ठीक है, आज तो खैर सारे के सारे बॉलीवुड स्टार्स वहीं पे ही रहते हैं, तो एक तरीके का वहाँ पे तो हब है ही। और आपको ये पता होगा कि मुंबई में आपको जो डिज़ाइन, मतलब सबसे पहली डिज़ाइन जो है वो मुंबई से लॉन्च होती है, ठीक है, उसके बाद फिर अहमदाबाद में आती है। तो अहमदाबाद मुंबई जो है वो क्लोथ्स के मामले में बहुत ज़्यादा फ्लरिश्ड है। क्यों? तो देखो, इन द इनिशियल ईयर्स कॉटन टेक्सटाइल मिल्स जो है वो इस्टेब्लिश की गई थी मुंबई और अहमदाबाद में। मुंबई में फर्स्ट कॉटन मिल जो है वो स्टार्ट की गई थी, ओके, और उसके बाद फिर गुजरात के अंदर शाहपुर मिल और कालीगांव मिल जो है वो अहमदाबाद में स्टार्ट की गई थी। कॉटन चीप, अच्छा अपने यहाँ पे पता है ब्लैक सॉइल है, आपको ये पता है ना, ठीक है। तो ब्लैक सॉइल होने की वजह से कॉटन के लिए फेवरेबल सॉइल है, ठीक है। तो कॉटन का जो ग्रोथ है वो बहुत अच्छा था अहमदाबाद में और लाइक गुजरात में और महाराष्ट्र मुंबई में, जिसकी वजह से देखा जाए तो कॉटन सस्ता हो जा रहा था, ठीक है। लेबर भी इजीली मिल जाते हैं, ओके, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी है हमारे पास। मुंबई में और गुजरात दोनों में पोर्ट्स की फैसिलिटी है, जिसकी वजह से एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। मार्केट फेवरेबल कंडीशंस में हमारे पास है, तो ये मेन रीजन है ये इंडस्ट्रीज को सेटअप करने का। सबसे ज़्यादा मिल्स आपको मुंबई में दिखेंगी, इसके लिए मुंबई को हम लोग कहते हैं कॉटन पॉलिस ऑफ इंडिया। ऑल्सो आपको अहमदाबाद मिलेंगे, तो इसके लिए अहमदाबाद को कहते हैं हम लोग मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट, या तो फिर इसको डेनिम सिटी ऑफ इंडिया भी कहते हैं। सो आप देख सकते हैं कि दीज आर सम रीजन जिसकी वजह से मुंबई और अहमदाबाद में कॉटन टेक्सटाइल मिल्स ज़्यादा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन नक्सलाइट मूवमेंट, ठीक है। अब नक्सलाइट मूवमेंट मतलब क्या होता है? नक्सलाइट मूवमेंट इमर्ज इन द नक्सलबारी रीजन इन द वेस्ट बंगाल। ये स्टार्ट हुआ था वेस्ट बंगाल में, नक्सलबारी एक एरिया है वेस्ट बंगाल में, वहाँ से स्टार्ट हुआ था 1967 में, एज एन आर्म्ड प्रोटेस्ट अगेंस्ट द एट्रोसिटीज कमिटेड बाय द जमींदार्स, ठीक है। तो एक्चुअली हुआ क्या था कि जो जमींदार थे ना, ठीक है, वो अत्याचार करते थे और जिसके अगेंस्ट, ठीक है, अब जिसके अगेंस्ट उन लोगों ने जो था वो प्रोटेस्ट किया था। अब ये कैसा प्रोटेस्ट था? आर्म, मतलब कि हथियार लेके उन्होंने ये प्रोटेस्ट किया था। आंदोलन ऐसे अनशन पे बैठना ये वो नहीं, हथियार से उन्होंने अपना जो गुस्सा है वो जाहिर किया था। ये बेसिकली कहा जाता है कि इट वॉज इंस्पायर्ड बाय द कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन इन चाइना लेड बाय द मो से हंग, ऐसे कुछ, और ओके, माओ से टंग, प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकती है, चाइना का नाम है, ठीक है। तो बेसिकली ये जो है वो कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन हुआ था चाइना के अंदर, तो वो एक तरीके का इंस्पिरेशन इन लोगों को मिला कि अगर वो लड़ सकते हैं अपने उनके खिलाफ जो भी वहाँ पे हो रहा था, ठीक है। तो वहाँ से इंस्पायर होके वो जो एरिया के लोग हैं उन्होंने इस तरीके से मूवमेंट स्टार्ट किया था। चारू मजुमदार और कन्नू शानल ये दो फाउंडर्स थे इस नक्सलाइट मूवमेंट के। नक्सलाइट्स रिजॉर्ट टू ऑल फॉर्म्स ऑफ वायलेंस दैट इंक्लूड्स बॉम्ब। अब ये इतने ज़्यादा वायलेंट हो गए थे कि मतलब कि हर तरीके का वो वायलेंट कर रहे थे। बॉम्ब का अटैक करना, ठीक है, मिलिट्रीज पे अटैक करना, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को मतलब तोड़ फोड़ देना, किडनैपिंग करना पब्लिक के अंदर, ऑफिशियल्स, एक्सटॉर्शंस, बहुत सारी चीज़ें हो गई थी।
यहाँ तक कि वो जबरन ना मनी कलेक्ट करते, इसको नहीं बोला डाकू, ठीक है, तो डकैत भी बन गए थे लोग, मनी कलेक्ट कर रहे हैं, फूड घर पे जा जाके उनके घरों से चीज़ें लेके आना। इनिशियली एक्सप्लॉयटेड पीजेंट्स, ठीक है, स्टार्टिंग में तो क्या होता है ना कि जो पीजेंट्स मतलब जो फार्मर्स बेचारे बेहाल थे, लैंडलेस वर्कर्स थे, उन्होंने तो नक्सलाइट्स को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था। उनको लगा हाँ भाई ज़मींदारों से बदला लेना तो यही एक तरीका है, ठीक है, वरना ज़मींदार लोग तो सेठ है ना, वो तो सेठ तो सुनने नहीं वाले यूं ही। बट धीरे धीरे क्या हुआ, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम पॉपुलर सपोर्ट हैज़ डिक्लाइन, बट उसके बाद उनको लगा कि नहीं ये चीज़ गलत हो रही है, ठीक है, अत्याचार के मतलब उनका अत्याचार था, उससे हमें प्रोटेस्ट करना है, बट यहाँ पे हम जो है वो गुंडों की तरह बिहेव कर रहे हैं, तो इसकी वजह से वो लोग हट गए यहाँ से। एंड साथ ही साथ यहाँ पे क्या होने लगा, ड्यू टू द इनडिस्क्रिमिनेट वायलेंस, और लोगों का भी एक्सप्लॉयटेशन होने लगा। दिस मूवमेंट स्प्रेड ओवर 13 स्टेट्स, ठीक है, अब सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा में बहुत ज़्यादा इफेक्ट देखने को मिला था। फिर ना पीपल वॉर ग्रुप बनाए गए थे एंड मायोस्ट कम्युनिटी सेंटर बनाई गई थी। ये 2 मेन ऑर्गेनाइजेशन थे नक्सलिस्ट मूवमेंट्स के, मतलब कि नक्सलवादियों के। एंड दे रिप्रेजेंट लोकलाइज्ड प्रोटेस्ट अगेंस्ट द स्टेट गवर्नमेंट एंड इट्स पुलिस फोर्स, ठीक है, तो एक तो वो जो स्टेट गवर्नमेंट है और जो वहाँ पे लोकल जो भी अथॉरिटीज़ हैं उनके अगेंस्ट वो आंदोलन करते थे। इसको आंदोलन तो नहीं बोलेंगे, खैर, ठीक है। वेल नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज टेररिज्म? टेररिज्म क्या होता है? देखो, टेररिज्म एक इंस्ट्रूमेंट है जो बेसिकली इंसर्जेंट्स ऑर्गेनाइजेशंस यूज़ करती है। इंसर्ज मतलब रिबेलियन, ठीक है, जो रिबेल करती हैं, बगावत करती हैं वो। ऑन द अदर हैंड टेररिज्म हम ये भी कह सकते हैं इट इज़ डायरेक्टेड अगेंस्ट एनिमी कंट्री, ठीक है। टेररिस्ट या टेररिज्म वो है जो एक देश का दुश्मन है, लिटरली, ठीक है, दुश्मन है, और वो उस देश को और उस देश के इज्जत को, प्रेस्टीज को जो है वो पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय करने के पीछे लग जाएगा, उसको अपन कहेंगे टेररिज्म, ओके। अब जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो फॉरेन लैंड मतलब कि कोई ना कोई और कंट्री में बैठे होते हैं, ठीक है, वहाँ से वो ऑपरेट करते हैं, यहाँ पे उनको कोई ना कोई सपोर्ट तो मिल जाता है, लोकल सपोर्ट, ठीक है, तो या तो फिर वो अपने कुछ बंदे यहाँ पे किसी भी कंट्री में भेज देते हैं रहने के लिए, और फिर ठीक है 2, 4, 5 साल जितना उनका बड़ा प्लानिंग होता है उस हिसाब से वो प्लानिंग करते हैं और पूरी की पूरी शिद्दत से उस देश को बर्बाद करने के पीछे लग जाते हैं। अब इनकी एक्टिविटीज़ क्या होती है? किडनैप करना, रोबरी करना, वायलेंस करना। तो किडनैप और रोबरी तो ठीक है, ज़्यादातर क्या होता है ना, हाईजैकिंग, ठीक है, ये चीज़ ज़्यादा होती है, वायलेंस बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से लोगों के अंदर डर पैदा हो जाए, वो एक दूसरे के ऊपर शक करने लगे, ठीक है। जितने भी लोग हैं उनके जो एज ग्रुप, तो कुछ ना कुछ लोगों को मार दो तो वो सहम जाएंगे, ठीक है। अगर लोग डर जाएंगे तो सीधी बात है वो कंट्री वीक हो जाएगी। टेररिज्म लीड्स टू द कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट। ज़्यादातर टेररिज्म जो है वो कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट पे ज़्यादा काम करता है, ठीक है। कोई ना कोई, देखो किसी न किसी देश में ना बेटा 2 ऐसी रिलीजन होते हैं जिनके आपस में नहीं बनती है, ठीक है। कुछ ना कुछ आराम से रहते हैं, बट कभी कभी थोड़ा सा शक दिमाग में होता है, तो वो थोड़े से शक को उसको आग में कन्वर्ट कर लेते हैं और इस तरीके से लोगों के बीच में जो भी दोस्ती होती है ये सब जो है उसको तोड़ देते हैं। तो इसके टेररिज्म किसी एक कंट्री का प्रॉब्लम नहीं है, ये है पूरी की पूरी ग्लोबल प्रॉब्लम, जिसकी वजह से लोगों का हक, ठीक है, खून खराब होता है, डिस्ट्रक्शन होता है, लोग अनरेस्ट हो जाते हैं। और देखा जाए तो जो एक प्रिंसिपल है लिव एंड लेट लिव, जियो जीने दो, उसको पूरा का पूरा वायलेट कर लेते हैं, मतलब उसके अपोज में चले जाते हैं, लाइक जीने नहीं देते आप लोगों को। वेल, सो नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेक्शन बी। आई होप यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चंस। मज़ा आ रहा है? आगे ज़रूर बताइएगा। तो चलिए अभी करते हैं लास्ट क्वेश्चन। वाई डिड कश्मीरी पंडिट्स माइग्रेट फ्रॉम देयर होमलैंड? ठीक है, अपने घरों से कश्मीरी पंडित जो है वो क्यों माइग्रेट करते हैं? देखो बेसिकली इंडिया जो है ना वो इंडिपेंडेंट हो गया था 15 अगस्त 1947 में। अब उसके बाद 2 नेशन बन गए, इंडिया और पाकिस्तान, सबको पता है। पाकिस्तान ने कश्मीर का कुछ पार्ट कैप्चर कर लिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। जम्मू कश्मीर जो है वो इंडिया का ही पार्ट रहा, ठीक है, वो इंडिया का ही पार्ट रहा। स्टिल अभी भी पाकिस्तानी जो है वो ये कहते हैं कि हमारा पार्ट है, और आए दिन कुछ ना कुछ जैसे षड्यंत्र रचते रहते हैं जिसकी वजह से उनको ऐसा हो कि ये पार्ट हमारे पास आ जाए, ठीक है, कैप्चर करने के, जिसकी वजह से वॉर करवाएंगे, ये कराएंगे, वहाँ के लोगों को धमकाएंगे, डराएंगे, टेररिज्म, खूनाबारी सब चलता रहता है। टेररिज्म 1988 के बाद कश्मीर के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ गया। अब ये जो टेररिस्ट है वो लोगों को टेरराइज कर रहे हैं, डरा रहे हैं, ठीक है, किडनैप करना, ये सब करना, जिसकी वजह से अब हर एक किसी को तो सुकून की ज़िंदगी चाहिए ना। इसकी वजह से कश्मीरी पंडित्स जो हैं, ठीक है, वहाँ से माइग्रेट कर लेते हैं कि उनको सुकून की ज़िंदगी नहीं मिल रही, उनके बच्चों को
ठीक है, वो अगर स्कूल भेजते भी तो बहुत डर डर के भेजते हैं कि न जाने मेरा बच्चा स्कूल से जिंदा वापस आएगा नहीं आएगा। देयर इज अ लॉट ऑफ फियर ओके इन द हार्ट ऑफ द कश्मीर पीपल्स। तो इसके लिए वहाँ से माइग्रेट कर लेते हैं। ठीक है बच्चा, तो यहाँ पे हम लोगों ने खत्म कर लिया सेक्शन बी। सो आई होप यू एंजॉयड इट वेरी वेल। तो अभी हम मिलेंगे नेक्स्ट सेक्शन में जहाँ पे हम सेक्शन सी की बात करेंगे, और आप बस अच्छे से स्टडी करते रहिए। मुझे प्री बोर्ड की रिजल्ट आप बताएंगे, मतलब बताएंगे, बताओगे ना मेरे को, क्योंकि प्री बोर्ड में आपको बहुत अच्छे से जमकर मेहनत करनी है। अगर प्री बोर्ड में अच्छे से मेहनत कर ली ना बच्चा, तो फिर बोर्ड तो मतलब समझ लो आपके मतलब आसानी से आप उसको क्रैक कर लोगे। तो प्री बोर्ड में अच्छे से मेहनत करना, अच्छे रिजल्ट लेके आना, मुझे रिजल्ट ज़रूर बताना कि मैम आपके वीडियोस से हमारा ये रिजल्ट आया, क्योंकि आपके रिजल्ट मुझे कॉन्फिडेंस फील कराएंगे। अगर हो सके तो आपके रिजल्ट मुझे ज़रूर शेयर करना। टेलीग्राम चैनल पे है मेरा, मैंने आपको लिंक दिया हुआ है, ठीक है, तो आप उसमें मुझे ज़रूर शेयर करना। तो मैं देखूँगी मेरे किन किन बच्चों का, ठीक है, मेरे किन किन सब्सक्राइबर्स का रिजल्ट क्या क्या आया है। तो चलिए बच्चा, अच्छे से स्टडी कीजिए। बाय बाय, टेक केयर।